आप सबका फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स के बारे में, पॉलन ग्रेन की लेयर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो है हमने ये देखा था कि पॉलन्स जो हैं, पॉलन के अंदर जब माइटोटिकली डिवीजन होते हैं, एसिमेट्रिक माइटोसिस डिवीजन जब होते हैं तो कुछ सेल्स बनती है। तो आज उन्हीं सेल्स के बारे में जो है हम कुछ थोड़ा बहुत नोट्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। देखो होता क्या है बच्चों, व्हेन पॉलन ग्रेन डिवाइड्स माइटोटिकली, लिखना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। होता क्या है, व्हेन पॉलन ग्रेन divides mitotically, it divides into two cells। तो बच्चों कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एक सेल जो होती है वो होती है वेजिटेटिव सेल्स, सॉरी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक होती है बच्चों जनरेटिव सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव सेल के बारे में। आओ थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, बच्चों वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? देखो हमने क्या देखा था कि जब एक पॉलन ग्रेन माइटोटिकली डिवाइड करा था, लेकिन वो डिवीजन कैसा था? एसिमेट्रिक डिवीजन था, ठीक है। तो एसिमेट्रिक डिवीजन के बाद जो टू सेल्स बनी थी उनमें बनी थी एक वेजिटेटिव और एक बनी थी जनरेटिव। तो क्योंकि एसिमेट्रिक था तो हमारी जो वेजिटेटिव सेल थी वो कैसी थी? बिगर थी, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल कैसी थी? बिगर इन साइज। कैसी थी? बिगर इन साइज और हैविंग अबंडेंट। क्योंकि साइज बड़ा था तो इसके पास क्या था? फूड रिजर्व भी ज्यादा था इसके पास। हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व, फूड, एक सेकेंड, रिजर्व। और इसका जो न्यूक्लियस था हमने देखा था, इसका न्यूक्लियस कैसा था? इर्रेगुलर शेप्ड था। कैसा था? इर्रेगुलर और लार्ज। शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इसको बना भी लेते हैं, है ना, बना लेते हैं एक बार। क्या हुआ? या ठीक है, ये कैसी थी? बिगर थी। ये थी वेजिटेटिव सेल और इसका जो न्यूक्लियस था वो कैसा था बच्चों? इर्रेगुलर शेप्ड बिगर न्यूक्लियस था, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म था इसके अंदर जो है अबंडेंट
फूड रिजर्व था, साइटोप्लाज्म भर भर के इसके अंदर प्रेजेंट था। इस सेल को हमने क्या कहा था? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसे लिख देते हैं। इस सेल को हमने क्या कहा? वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर एक जो है छोटी सेल थी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन था तो ऑफ कोर्स एक सेल से दो सेल बनी। बड़ी वाली कौन सी थी? वेजिटेटिव सेल। जो छोटी वाली थी दैट वाज जनरेटिव, जिसका शेप कैसा था? स्पिंडल शेप्ड था। स्पिंडल शेप था। ठीक है, कैसी क्या है ये? जनरेटिव सेल। आया बच्चों समझ में? तो थोड़ा सा जनरेटिव सेल के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वॉज जनरेटिव सेल। तो जैसा कि हमको पता है जनरेटिव सेल कैसी थी बच्चों? स्मॉलर इन साइज थी। ठीक है, कैसी थी? इट वॉज स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज। और कैसी थी? फ्लोट क्या कर रही थी? ये जो वेजिटेटिव सेल थी उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही थी। तो फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और क्या था बच्चों? ये इसका शेप कैसा था? स्पिंडल शेप्ड था। स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म and a prominent nucleus। ठीक है बच्चों, क्यों इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था? क्योंकि बच्चों हम ऑलरेडी 11th क्लास में सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब सेल फ्रीक्वेंटली डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही होती है तो उसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, क्योंकि उसको बार बार जो है डिवीजन के अंदर जाना होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ चुके हैं अभी हमारे जनरेटिव सेल के बारे में एंड वेजिटेटिव सेल के बारे में। ठीक है बच्चों, बाकी हम एक चीज और डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ये जो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर, सॉरी जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर जब दोबारा से क्या होगा? डिवीजन होगा, तो क्या बनेंगे? चलो आओ बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ये है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और इसके अंदर ये इसका कैसा है? इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है, और इसमें स्पिंडल शेप्ड का क्या था? वो था अपना जनरेटिव सेल। लेकिन अब वो जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर डिवीजन हुए, तो इसके अंदर दो अमीबॉइड सेल्स बनी। ठीक है, डिवीजन किसके अंदर हुए? जनरेटिव सेल में, और दो अमीबॉइड सेल्स बनी। ये जो दो अमीबॉइड सेल्स थे ये क्या थे? यही थे मेल गैमीट्स। ठीक है, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये इसका डेंस साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल जो है इसके पास ये डेंस साइटोप्लाज्म या फूड रिजर्व इसलिए होता है ताकि ये पोषण दे सके किनको? जो हमारे मेल गैमीट हैं उनको, यानी कि यहाँ पे जो ये मेल गैमीट हैं इनके लिए। देखो नोट कर लेते हैं इसको, ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये क्या है? मेल गैमीट। अब बच्चों हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खैर एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ
कि 60% ऑफ शेडिंग पॉलन ग्रेन की कब हो जाती है? जब ये मेल गैमीट नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होती है वो उसी कंडीशन में होती है जिसके अंदर सेकंड माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ होता। लेकिन 40% जो है पॉलन ग्रेन कब शेड होते हैं बचे हुए? जब इनके अंदर क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। ये कब करते हैं? 40% पॉलन ग्रेन shed after second mitotic division in generative cell। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60% कब शेड होते हैं, किस सेल में? उसको क्या बोलते हैं? टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 मेल गैमीट है, तो 2 सेल तो ये हो गई और एक ये जो हमारी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, तो एक सेल ये हो गई। तो टोटल मिला के ये कितनी सेल हो गई है बच्चों? ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। एंड 40% जो पॉलन ग्रेन है इसी स्टेज के ऊपर शेड होते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई है बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम आगे चल के बात करते हैं। पॉलन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं, पहले पॉलन के बारे में सारी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो पॉलन जो है, पॉलन एलर्जी के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। ये जो पॉलन होते हैं आप भी देखते होंगे आपके आसपास भी, जब वो टाइम आता है ना जब पॉलन ग्रेन जो है मैच्योर होता, पॉलन जो है एंथर जब मैच्योर होता है उसमें डेहिसेंस होता है, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे उड़ते हुए हवा में दिखाई देते होंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये एलर्जी भी क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस नाम की जो डिजीजेज हैं ये हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, जुकाम होती है, ये कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है जो किनकी वजह से होती हैं? पॉलन की वजह से होती है। तो पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, ये जो ये एलर्जी हैं ये क्रिएट करती हैं। और वो जो स्पीशीज़ हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमको याद करने की ज़रूरत है। जैसा कि पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ पार्थेनियम। क्या है? पार्थेनियम, या आप इसको बोलते हो कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। बस एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ये जो बच्चों ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास है ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि जब ऐसा माना जाता है, अजम्पशंस है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी इंडिया के अंदर तो कुछ वीट इंपोर्ट होते थे, वीट गेहूं जो है वो इंपोर्ट हुआ करता था। तो ये जो है कैरेट ग्रास पार्थेनियम उस वीट के साथ ये गलती से बाय मिस्टेक इंडिया के अंदर आ गया और इंडिया में आके इसने तबाही मचा दी। तबाही मचा दी मतलब कि जहाँ पे भी इसको थोड़ा सा पनपने का मौका मिलता है ये फूट पड़ता है और पूरे तालाब को, पूरे पॉन्ड को, जो भी इसको वाटर बॉडी मिलती है उस पर पूरा फैल जाता है। इवन मानसून में आप कहीं पे भी किसी भी वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे, आपने जनरली देखा होगा, बस आप जानते नहीं होंगे कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। आप मानसून में जाइए किसी भी वाटर बॉडी पे, आपको वहाँ पे जो ग्रीन कलर का पूरा कवर करके जो आपको प्लांट दिखाई देगा दैट इज पार्थेनियम, ठीक है बच्चों। इसको कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी हम कहते हैं। सेकेंड जो है दैट इज एमरैंथस, ठीक है बच्चों। और थर्ड जो है वो क्या है? चिनोपोडियम। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ एलर्जीज हैं जिनके बारे में हमने बात करी। आगे हम चलते हैं पॉलन के प्रोडक्ट्स के बारे में। बच्चों देखो, हमने अभी देखा कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं ये इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो इसको यूज़ करती हैं। किस के लिए? स्टेमिना को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो पॉलन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए पॉलन प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करते हैं। ये कई फॉर्म में मिलती है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी मिलती है, सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स हैं
इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं क्यों इनको यूज किया जाता है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में ये क्या होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है बच्चों, और पॉलन कंजप्शन से ऐसा माना जाता है कि ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, किनके, एथलीट्स के, एंड जैसे जो हॉर्सेस होते हैं उनको भी ये दिया जाता है ताकि वो जो हॉर्सेस की रेस होती है वो उसको वो जीत सकें। ठीक है, दे पॉलन कंजप्शन इंक्रीज इन, ऐसे लिखते हैं, pollen consumption is used to increase performance of athletes and race horses। एक सेकंड, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि इन वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसको टैबलेट्स की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, सिरप्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर यूज्ड in the form of tablets and syrups। तो बच्चों समझ में आया आपको कि ये जो पॉलन ग्रेन है कितने न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं कि इनको एथलीट्स भी यूज कर रहे हैं और रेस हॉर्सेस भी इनको यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज देयर स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी भी कोई भी कंपटीशन अगर है उसमें परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी की। बच्चों व्हाट इज पॉलन वायबिलिटी? देखो वायबिलिटी क्या होता है, वायबिलिटी का मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है, पॉलन का लाइफ स्पैन है ना। अब देखो आप कहोगे कि मैडम पॉलन का भी कोई लाइफ स्पैन होता है क्या? बिल्कुल बच्चों होता है। जितनी भी स्पीशीज हैं, हर स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं उनके जो पॉलन्स हैं सबका अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, हमारे यहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं इनका लाइफ स्पैन, इनके पॉलन का लाइफ स्पैन सिर्फ हाफ एन आवर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें एक पॉलन जो है गाइनोशियम पे, स्टिग्मा पे लैंड करके उसको फर्टिलाइज कर दे, वो टाइम स्पैन। ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम स्पैन, यानी कि अगर इसके बाद अगर वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लैंड करेगा तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो लाइफ स्पैन जिसमें वो अभी वो क्या है, कैपेबल है क्या करने में, फर्टिलाइजेशन करने में, तो दैट टाइम पीरियड इज नोन एज पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द पीरियड for which the pollen grains remain active। ठीक है, क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन होंगे वो रिटेन द एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी होगी जो रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी। ठीक है, किस चीज के लिए, या तो वो भाई उसके ऊपर लैंड कर सके, ठीक है, एबिलिटी, और जर्मिनेट कर सके, टू germinate on
लैंडिंग किसके ऊपर लैंड करते हैं बच्चों? स्टिग्मा पे, ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज या इज कॉल्ड एज pollen viability. ठीक है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखे बच्चों तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वायबिलिटी होती है हर स्पीशीज की, जो हर प्लांट स्पीशीज का जो प्लांट है उसके पॉलन की अलग अलग होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? वो वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टोटली। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? दे आर हाईली वेरिएबल। इट इज द pollen viability, इट इज हाईली वेरिएबल। क्यों होती है वेरिएबल? क्योंकि ये किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वेरिएबल ड्यू टू देयर डिपेंडेंसी, एक सेकंड, ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कि वहां पे क्या टेम्परेचर है जहां पे पॉलन ग्रेन है, या फिर वहां पे कितनी ह्यूमिडिटी है। जैसे अगर हम बात करें राइस की, व्हीट की, तो इनका लाइफ स्पैन कितना है? राइस हुआ, ठीक है, व्हीट हुआ, इनका लाइफ स्पैन कितना है बच्चों? हाफ एन आवर, सॉरी, या फिर आप कह सकते हो इसको 30 मिनट्स इनका लाइफ स्पैन होता है। जबकि कुछ अदर्स जो स्पीशीज होती हैं उनका कुछ मंथ्स तक भी हो सकता है। लाइफ स्पैन किसका भाई? पॉलन ग्रेन का, पॉलन वायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने राइस का, व्हीट का जो है हमने देख लिया है 30 मिनट्स होता है, जबकि कुछ और जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनकी जो पॉलन वायबिलिटी है वो और कुछ मंथ्स तक भी हो सकती है। बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज पॉलन बैंक्स। बच्चों अब पॉलन बैंक क्या होता है? देखो बच्चों, पॉलन बैंक क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसकी जो एक्साइन होती है वो किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलेनिन की। ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ है, यानी कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे कितना भी है, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर हो, इसका जो स्पोरोपोलेनिन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, नष्ट नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से इनको क्या किया जा सकता है? इनको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पॉलन बैंक्स जो होते हैं वहां पे इनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर इनको जो है स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो स्टोर करके रखा जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि क्रायो वर्ड हम यूज करते हैं जब एक्सट्रीम कम टेम्परेचर में हम किसी चीज को स्टोर करके रखें, उसके लिए हम क्रायो यूज करते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं इस पॉइंट को कि पॉलन बैंक्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है? स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, एट कितने पे? एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ करते हैं?
इन लिक्विड नाइट्रोजन। बेटा ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। इन लिक्विड नाइट्रोजन। और इस प्रिजर्वेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज known as cryo preservation। ठीक है। और जहां पे इनको पॉलन्स को स्टोर करके रखा जाता है उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों? पॉलन बैंक्स बोल देते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है। अभी हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं फ्लावर का। ओके। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों। तो मेल के बारे में हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। पॉलन की लेयर्स जो है वो हमने क्लियर कर दी हैं। इनका पॉलन वायबिलिटी, पॉलन बैंक्स, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।